तो चलिए बच्चों, आज का हम फिर से अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 5 हम पढ़ रहे थे विज्ञान विषय का, है ना, धातुएं और अधातुएं। तो कल अचानक से जो आपका वीडियो है वो बंद हो गया था। कैसे बंद हो गया था, हम क्या बता रहे थे? तो धातु और अधातु का तन्यता के बारे में। तो अब हम आज आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अधातु में मैं बता देता हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था? धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्य का गुण यानी कि तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातु, है ना, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। हम अधातुओं के तार प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि जो अधातु है उससे हम तार नहीं खींच सकते। जैसे कि अधातु क्या है? तो अधातु कोयला, तो कोयला से हम तार नहीं खींच सकते, है ना। कोयला एक अधातु है तो हम उससे तार नहीं खींच सकते। तो कोयला में क्या होता है? तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। किंतु आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कार्बन के भी तंतु बनाए जाते हैं। लेकिन आधुनिक तकनीक ऐसा है जिससे अब क्या बनाया जाता है? तंतु भी बनाया जा सकता है कार्बन से। तन्यता का सबसे अधिक गुण सोने में होता है। 10 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। यानी कि जब क्या होता है, सोना 10 ग्राम सोना होगा, है ना, उससे कितना, कम से कम 2 किलोमीटर के तार आप प्राप्त कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इतना तन्यता का गुण इसमें, तन्य का गुण इसमें पाया जाता है। सोना और चांदी अधिक आघातवर्धनीय होती है। इसी गुण के कारण इन्हें पीट कर इनके बहुत पतली चादरें बनाई जाती है। चांदी के वर्क में मिठाइयों को भी सजाया जाता है। और जो सोना और चांदी होता है ये सबसे आघातवर्धनीय है, मतलब ये चौड़े होते हैं, चादर बनते हैं। इसी गुण के कारण इन्हें पीटते हैं, यानी कि चांदी को पीटा जाता है और चांदी को पीट कर पतली चादर बनाकर उसको क्या किया जाता है? मिठाई के ऊपर सजाया जाता है, चांदी के परत को। हम देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसी मिठाई खाते हैं जिसमें क्या लगा होता है? चांदी का परत लगा होता है। तो वह कैसा होता है? चांदी को पीट पीट कर चादर बनाते हैं और उसी चादर को मिठाई के ऊपर परत के रूप में लगाते हैं, जो हमको मिठाई पर सजा हुआ दिखता है। जब भी हम मेले में जाते हैं तो मिठाई में चांदी की परत हमको दिखाई देती है, चमकीला चमकीला। तो वही है आपका धातु चांदी, जिसको पीट कर उसमें सजाया जाता है परत के रूप में, चादर के रूप में। इसी तरह एल्यूमिनियम की पतली चादर का उपयोग दवाइयों, सिगरेट, चॉकलेट को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अब आप जो टेबलेट खाते हो, है ना, जब भी हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? टेबलेट वगैरह खाते हैं। तो जो टेबलेट आता है या दवाइयाँ आती है ना, और क्या है, आपका टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, तो ये सभी कैप्सूल और टेबलेट किस में बंद होते हैं? एल्यूमिनियम में, है ना। एल्यूमिनियम में ही बैंड होते हैं। जो उसका पैकिंग होता है वो किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। तो एल्यूमिनियम को ही, है ना, एल्यूमिनियम को ही क्या किया जाता है? पीट कर चादर बनाते हैं और उसी चादर का उपयोग किस में करते हैं? सिगरेट हो गया, चॉकलेट हो गया, जो आप चॉकलेट खाते हो उसका जो पॉलीथीन बना होता है उसमें भी क्या लगा होता है? एल्यूमिनियम लगा होता है। और एल्यूमिनियम लगे होने से क्या होता है? आपका जो चॉकलेट है, दवाई है, बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होता और शुद्ध रहता है। इसलिए हम उसको बहुत अच्छे स्वाद से खाते हैं, एल्यूमिनियम के चादर के कारण ही। आइए धातुओं और अधातुओं के कुछ और गुणों का अध्ययन करें। अब देखते हैं धातु और अधातु के कुछ और अलग गुण। ध्वनिकता। अब देखते हैं ध्वनिकता यानी कि ध्वनि का निकलना। सामान्यतः अधातुएं ध्वनिक होती हैं। जो अधातुएं होती है, माफ़ कीजिएगा, सामान्यतः धातुएं ध्वनिक होती है, यानी कि आपका जो धातु होता है कैसा होता है? ध्वनि वाला होता है। आपके जो धातु है उससे क्या निकलता है? ध्वनि। जैसे कि धातु क्या है आपका? लोहा। लोहा को जब हम किसी दूसरे लोहे से मारते हैं, है ना, तो उससे क्या निकलता है? ठंड की आवाज़ आती है, यानी कि एक घंटी की आवाज़ आती है, तो वह क्या है? ध्वनि वाला होता है धातु। आपने अपनी शाला में धातु के घंटे की ध्वनि सुनी होगी। अब हम जब भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, है ना, तो एक एक पीरियड के बाद क्या लगता है? बेल लगता है, घंटी बजती है। तो घंटी किसका बना होता है? लोहा का। और लोहा क्या है? धातु। तो हमको ये पता चलता है कि धातु में क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि धातुओं पर प्रहार, यानी कि उसको क्या किया जाता है? धातुओं पर आक्रमण करते हैं, प्रहार करते हैं, तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है। यही कारण है कि तांबा, लोहा आदि धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में किया जाता है। धातु, है ना, धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है। वाद्य यंत्रों जैसे सितार, गिटार, बेंजो आदि में भी धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। और जो आपका वाद्य यंत्र है, जैसे कि सितार यानी कि बजाने का, है ना, गिटार हो गया, बेंजो हो गया, इनमें भी किसका तार लगा होता है? पतला पतला, तो धातु का तार लगा होता है। और इसी धातु के तार लगने होने के कारण ही क्या होता है? इसमें ध्वनि उत्पन्न होता है।
अधातु में प्रहार किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, और जो अधातु होता है वह प्रहार करते हैं, आक्रमण करते हैं, फिर भी आपके लिए क्या होता है, उसमें ध्वनि नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि जो उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि आपका कोयला हो गया। अब कोयला को अगर हम ठोकेंगे तो क्या हो जाता है, वह कोयला को ठोकने पर है ना क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन उसमें ध्वनि आती है क्या? नहीं आती। तो अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। गलनांक, अब देखते हैं गलनांक, गलने का। सामान्यतः सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म करने पर क्या होता है, गलते हैं। लोहा का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस तथा तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस है। और देखिए तापमान कैसा होगा, 1535 डिग्री सेल्सियस होगा तब लोहा जो आपका गलना शुरू होगा, और उसी तरह से 1083 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाके आपका तांबा जो है गलना शुरू होगा। अधातुओं के गलनांक कम होते हैं। सल्फर का गलनांक 119 डिग्री सेल्सियस तथा आयोडीन का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस होता है। इन सबको गर्म गलने के लिए इतना तापमान की ज़रूरत होती है। तो धातुओं के लिए अधिक गलनांक है ना, और अधातुओं के लिए कम गलनांक की आवश्यकता होती है, कम ताप की। अब देखते हैं है ना, और कुछ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब दिखाया गया है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया, धातु और अधातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर क्या क्या बनता है, इसको हम जानेंगे। तो हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ धातु और अधातु की रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में क्या क्या होता है, भौतिक गुणधर्म हमने पढ़ लिया। अब हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ने जाना। तो आपके पास सबसे पहले दिया है ऑक्सीजन के साथ क्या क्या क्रिया करता है धातु और अधातु। ऑक्सीजन के साथ धातु और अधातु कैसे क्रिया करता है और क्या बनाता है, इसको हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक क्रियाकलाप करना है ना। चलिए क्रियाकलाप को छोड़ देते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे देखते हैं अधिकांश धातुएं हवा की ऑक्सीजन से, देखिए मैं आपको क्रियाकलाप क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास और यहाँ पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको क्रियाकलाप को नहीं समझा रहा हूँ। आपको मैं सीधा जो आप उसका क्या है रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ धातु और अधातु का, उसको मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा अधिकांश धातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अधिकांश धातु है ना, ऐसी बहुत सी धातु होती है जो क्या करता है, हवा से क्रिया करता है, और हवा से क्रिया करके यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करके हवा में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, जो पानी के साथ क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और ये कैसा होता है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, अब क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, है ना। अब आपका ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ से देखिए पानी के साथ मिला, और पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, मतलब ये क्षार बनाते हैं। इसके विपरीत अधिकांश अधातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, जो पानी के साथ क्रिया करके अम्ल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे धातु और अधातु दोनों ही अलग अलग क्रिया करते हैं। तो अधिकांश अधातु में क्या होता है, हवा की ऑक्सीजन से अधातु भी क्रिया करता है और वो भी ऑक्साइड बनाती है, लेकिन अधातु के द्वारा बनाया गया ऑक्साइड क्या करता है, यहाँ पे पानी के साथ क्रिया ये भी करता है, लेकिन ये क्या बनाता है, क्षार ना बनाकर क्या बनाता है, सीधा अम्ल बनाता है, जिसकी प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये है ना, ये आपका क्या है, तो ये है, आप एक मिनट थोड़ा सा, ये आपका क्या है, सल्फर, ये अधातु है सल्फर, जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या किया, यहाँ पे क्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाया, सल्फ्यूरस अम्ल बनाया, जो कैसा होता है, क्षारीय होता है। उसी तरह से आपका अब धातु में देख लेते हैं, धातु क्या बनाता है, धातु भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, मैग्नीशियम
ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके सीधा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो आपका धातु और अधातु क्या बनाते हैं, नया नया पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो आपका ये धातु है ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके है ना ऑक्साइड बनाते हैं, और फिर ये क्या बनाते हैं, पानी के साथ क्रिया करके क्षारीय पदार्थ बनाते हैं, है ना। लेकिन दो धातुएं होती है, वे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड तो बनाते हैं, लेकिन ये ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। तो ये हो गया दोनों में अंतर। जो ऑक्सीजन जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं, लेकिन अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार अम्ल बनाते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया में क्या क्या होगा, क्षार जो आपका अम्ल है, और माफ़ कीजिएगा धातु और अधातु जल के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाएगा, तो ये हम देखते हैं। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और सीधे अभिक्रिया में चलते हैं। अभिक्रिया में है ना, तो यहाँ पे आपका सोडियम लिया गया है और पानी लिया गया है, और ये सोडियम और पानी आपस में मिलकर क्या बनाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए, और हाइड्रोजन गैस इसमें अलग निकलती है। सोडियम तथा पानी के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया में है ना अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अपने आसपास की अन्य धातु जैसे तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक आदि को भी पानी में डालकर देखें, क्या वे भी पानी के साथ सोडियम के समान क्रिया करता है ना। तो मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करता है, परंतु गर्म जल या वाष्प के साथ यह तेजी से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। मैग्नीशियम जल है ना, मैग्नीशियम और जल के साथ क्या बना, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन अलग निकल गया। जिंक और लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया बहुत मंद होती है। तांबा, सोना, चांदी आदि जल के साथ क्रिया नहीं करती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं के जल से अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती। फास्फोरस को हवा के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पानी में रखा जाता है। यदि इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वह जल उड़ता है और वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जल के साथ क्या क्या क्रिया करते हैं। तो जो आपका धातु है वे जल से अलग अलग अभिक्रियाएं करती है, और अधातुएं जल से क्रियाएं नहीं करती। धातु जल से क्रिया करता है, लेकिन अधातु आपका जो है जल से क्रिया नहीं करते, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं अम्लों के साथ क्रिया। अम्ल के साथ धातु और अधातु क्या क्या क्रिया करते हैं, इसको हम देखते हैं, है ना। तो इसके लिए भी हमको थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। क्रियाकलाप को नहीं समझना है ना, क्योंकि क्रियाकलाप आपको समझ नहीं आएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में समझाने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम सीधे इसके जो अम्ल के साथ करता क्या है इसको हम समझाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, हम धातुओं से निर्मित बर्तनों का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। धातुओं से ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं जिसका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते ही हैं। तो जब इन बर्तनों में ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित हो, अचार, दही, खट्टे फल रखे जाते हैं, तब भोज्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल तथा बर्तन की धातु से क्रिया करके विषैले पदार्थ बन जाते हैं। अतः अम्लीय अवयव वाले इन पदार्थों को धातुओं के बर्तन में नहीं रखने की सलाह दी जाती है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो आपका धातु है ना, धातु वो अम्ल के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं, और जबकि आपका अधातु जो है अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता और ना ही विषैले पदार्थ बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, बस इतना सा बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। धातु द्वारा विस्थापन। आज हम ये अब हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद धातु का धातु द्वारा विस्थापन। अब आप जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ना। आप जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो आपका जो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है हमने पढ़ा था। तो किसी दूसरे के स्थान पर चले जाना और उसको किसी दूसरे स्थान पर स्थापित कर देना, यही होता है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। इस क्रियाकलाप को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है, यानी कि हाइड्रोजन को अलग कर देती है। आइए अब हम देखें कि क्या धातुएं और अन्य धातुओं को उनके विलयन से भी विस्थापित कर सकती है। धातु जो है किसी और धातु को भी विस्थापित कर सकती है कि नहीं, इसको हम देखने वाले हैं।
तो इसके लिए हमको क्रियाकलाप 7 को पढ़ना होगा थोड़ा सा। इसके लिए आवश्यक सामग्री है बीकर, है ना, बीकर लेना है, 5 प्रखनली, प्रखनली स्टैंड भी 5, है ना, क्योंकि 5 प्रखनली के लिए 5 प्रखनली के लिए आपको स्टैंड भी 5 लगेंगे। पानी, कॉपर सल्फेट, लोहे के टुकड़े, जिंक के टुकड़े, मैग्नीशियम का तार, एल्यूमिनियम, है ना, इंजेक्शन शीशी की सील वाला, और तांबे का तार लेंगे। अब एक 100 ml के बीकर में 50 ml पानी लेना है, यानी कि आधा पानी लेना है बीकर में, और उसमें लगभग 5 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है और उसे घोल लेना है। स्वच्छ विलयन के बराबर मात्रा 5 प्रखनलियों में डालकर इन्हें प्रखनली स्टैंड में रख दे। अब क्या करना है, उस उस कॉपर सल्फेट को घोलकर, उस कॉपर सल्फेट के घोल के विलयन को उन 5 प्रखनलियों में बराबर बराबर डालकर रख देना है। अब जैसे कि हमने 5 प्रखनलियाँ रख लिया है ना, अब इन प्रखनलियों में क्रमशः, यानी कि एक के बाद एक, पहले वाले में लोहे के टुकड़े, दूसरे वाले में जिंक के टुकड़े, तीसरे वाले में मैग्नीशियम का तार, चौथे वाले में एल्यूमिनियम का तार, और 5वें वाले में तांबे का तार का टुकड़ा डालना है। प्रखनलियों को बिना हिलाए हम कुछ देर तक उसी प्रकार रहने दें। सारणी 5.3 को अपनी कॉपी में बनाकर प्राप्त अवलोकनों को उसमें लिखें। इस प्रयोग में आपने देखा कि 5वीं जो आपका 5वां नंबर का प्रखनली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि अन्य प्रखनलियों में कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई, है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाले थे, है ना। तो धातु ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में जितने भी धातु डाले गए थे अलग अलग प्रखनलियों में, उनमें से विलयन से तांबे को स्थापित कर दिया। विलयन में से किसको हटा दिया गया, तांबे को हटा दिया गया, और तांबे के स्थान पर स्वयं उन्होंने अपना स्थान ले लिया, हाँ, अपना जगह वहाँ पर बना लिए। इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि लोहा है, जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सभी कैसे हैं, जो हैं ऐसे धातु हैं जो तांबे से अधिक क्रियाशील हैं। इस क्रियाकलाप को कक्षा के छात्र समूह में विभाजित होकर करें। प्रत्येक समूह का एक अलग लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन बनाएं। इन्हीं 5 धातुओं से क्रिया कराएं, और हम अलग अलग धातुओं को लेकर क्रिया कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सा धातु किस धातु को हटा नहीं सकता, और कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है, इसको भी हम जान सकते हैं। और विस्थापित होता है कि नहीं होता है धातुओं से धातुओं का, इसको भी हम कर सकते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं ना, ये चलिए पढ़ लेते हैं। क्रिया होने का पता, गैस के बुलबुले। देखिए जब भी कोई क्रिया होता है तो कैसे पता चलता है, वहाँ पे गैस होगा, सनसनाहट की आवाज़ आएगा, गैस का बुलबुला निकलेगा, विलयन के रंग में परिवर्तन होगा, धातु के रंग में परिवर्तन होगा, ऊष्मा उत्पन्न हो या ऊष्मा अवशोषित होगा, के आधार पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रिया हो रही है। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है, ये आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब आप सारणी 5.4 के आधार पे, है ना, के आधार पर धातुओं की सक्रिय श्रृंखला बनाए। यह श्रृंखला निम्नलिखित श्रृंखला से मेल खाती है। तो देखिए ये आपका सक्रिय श्रृंखला है, धातुओं की सक्रियता श्रृंखला, इसको आपको याद रखनी, आपके प्रश्न में आता है। धातु जितनी क्रियाशील होगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी और वायु से क्रिया करती है। अब देखिए कोई भी धातु, कोई भी वस्तु हो जो जितनी अधिक क्रियाशील होगी, है ना, धातु जितनी अधिक, कोई भी धातु हो आपका, है ना, जैसे कि कोई कौन सा धातु ले सकते हैं हम, लोहा। तो लोहा कैसा होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, है ना। कोई भी धातु जो लोहा जैसे हो गया, तांबा हो गया, ये सब कैसे होते हैं, जिंक हो गया, ये सब बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। तो जो धातु जितनी अधिक क्रियाशील होगी वह उतनी ही तेजी से, तीव्र से पानी और वायु से क्रिया करता है। तभी तो लोहा हो गया, इसमें जल्दी से जंग लग जाता है, क्योंकि ये पानी और वायु से जल्दी क्रिया करता है। सोडियम इतना अधिक क्रियाशील है, सोडियम धातु इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु की क्रिया से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। जबकि दूसरे छोर पर सोना है जो लगभग निष्क्रिय है और पानी तथा वायु से क्रिया नहीं करता, वह तो अम्ल से भी क्रिया नहीं करता। जो आपका सोना ऐसा धातु है जो पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करता ही नहीं, है ना, और साथ ही साथ वह अम्ल से भी क्रिया नहीं करता। अगर सोना क्या होता है, पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करता तो उसमें जंग लग जाता है ना, और उसमें जंग लग जाता तो उसके गहने नहीं बनाए जाते। तो यही कारण है कि जो आपका सोना है उससे गहने बनाए जाते हैं, क्योंकि यह
वायु यानी कि हवा और जल से क्रिया नहीं करता, और हवा और जल से क्रिया करता तो सोना का जो गहना होता है ना, और पहनने का जो श्रृंगार सामान होता है उसका, सोना का है ना, जो कहा जाए तो गहना हो गया है ना, ये सभी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसका जो महिलाएं जो हैं अपने श्रृंगार के लिए सोने के बने चीज़ों का इस्तेमाल करती है। तो उनका अगर इस्तेमाल करती और वह सोना क्या करता, जल और ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता, जल और वायु से, तो बहुत जल्दी क्या हो जाता, उसका चमकीलापन गायब हो जाता और उसको पहनने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है सोना क्रिया नहीं करता, और क्रिया नहीं करने के कारण ही जल और ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, इसी कारण से उसका जो है बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं पहनने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं उत्कृष्ट धातुएं। उत्कृष्ट धातुएं, क्या आप बता सकते हैं कि आभूषण किन धातुओं से बने होते हैं? तो आभूषण किन धातुओं से बने होते हैं? सोना से बना होता है। सक्रिय श्रेणी के आधार पर आप बता सकते हैं कि धातुओं का उपयोग हम आभूषण बनाने में क्यों करते हैं? आभूषण बनाने के लिए सोने का उपयोग करने का एक कारण उसकी निष्क्रियता भी है ना। आभूषण बनाने के लिए सोने का उपयोग क्यों करते हैं? तो सोना कैसा होता है, निष्क्रिय प्रवृत्ति का, यानी कि वह क्रिया नहीं करता, इसलिए उसका जो है आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी, सोना और प्लेटिनम धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है। चांदी, सोना और प्लेटिनम ऐसी धातु हैं जो कैसा होता है, बहुत कम क्रिया करती है। ये वायु, जल और अम्लीय व क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती। इस प्रकार की धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। अब देखिए उत्कृष्ट धातु की परिभाषा यहाँ पे मिल गया। ऐसी धातुएं जो है ना वायु, जल और अम्लीय व क्षारीय पदार्थों से प्रभावित नहीं होती, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। ऐसा हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। उत्कृष्ट धातुओं की एक विशेषता यह है कि यह निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है। और सोना भी क्रिया नहीं करता और चांदी भी क्रिया नहीं करता, और क्रिया नहीं करने के कारण ही सोना और चांदी की चमक लंबे समय तक बनी होती है। इसलिए इनका जो है उपयोग कैसा किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। यदि इसमें चमक नहीं होती लंबे समय तक तो इसका धातु इस माफ़ कीजिएगा, इसका आभूषण नहीं बनाया जाता, यानी कि इसका गहना नहीं बनाया जाता। ये हो गया आज का क्लास, यहीं तक रखते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे आगे की क्लास में।